हाँ, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और जो पेडागोजी सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पेडागोजी से बने हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के भी प्रश्न लिए गए हैं इसमें, और पेडागोजी भी ली गई है, कॉन्सेप्ट बेस भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों को लिया गया है, तो जल्दी से जुड़ें आप लोग। आज संपूर्ण पेडागोजी है, जिसमें एनसीएफ, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। और पद्धति, जो पढ़ाई की जो पद्धति है वो रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक है वो केंद्रित ना हो, किस पर ना हो, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, बाहरी जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। और विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। इन सभी प्रश्नों को लिया गया है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव: बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। पेडागोजी में ये प्रश्न आता है कि सीखना किस प्रकार की गतिविधि है, तो सीखना एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। और सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। कैसा जोड़ा जाए? कि सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करती है। बहुभाषा कितनी भाषाओं की वकालत करती है? 3 भाषाओं की, जिसको त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। इसके अलावा इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। किससे? ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। कैसा प्रयोग किया जाए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना। कैसी? सजा व पुरस्कार की भावना।
को सीमित किया जाए, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। कैसे? शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि। कौन कौन सी? एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता है। ये प्रश्न आता है कि शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का दृष्टिकोण एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, ना कि वह ज्ञान का भंडार है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, केवल मात्र सिर्फ ओनली, दंड सजा, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब करते हैं यहाँ से प्रश्न। यहाँ से क्या करते हैं? प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर।
पुरस्कार देना ये नेगेटिव वर्ड्स है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। लेकिन गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करना एक नेगेटिव वर्ड्स है। लेकिन बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, ये चौथा इसका आंसर है, ये पॉजिटिव है। अगला प्रश्न, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे यह प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना एक नकारात्मक है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रबद्ध याद करने पर जोर देकर, ये भी गलत है। बच्चे को दंड देकर, ये भी गलत है। बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, यंत्रबद्ध याद कर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तो ये भी गलत है। आंसर इसका है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेगेटिव व्याख्या या व्याख्यान पॉजिटिव अवसर होता है। जैसे यह प्रश्न है, देखें से, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करेंगे? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करा के। ये दो तो गलत हो चुके हैं, लेकिन अब दूसरा और चौथा चेक करेंगे। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए। दूसरे से बेस्ट आंसर है इसका चौथा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
कक्षा कक्ष का अधिकारवादी, गलत। कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश, ये भी गलत। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य, तो ये भी गलत हो गया। आंसर इसका है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न, जैसे नेगेटिव पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या और पॉजिटिव में बाल केंद्रित, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये भी गलत है। रटने को प्रोत्साहित करके, ये भी गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, परीक्षा परिणाम पर भी नेगेटिव है। इसका आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पॉजिटिव में त्रुटि, गलतियां होती हैं, एरर इसे कहते हैं। जैसे यह प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। आधा स्थान ये गलत है। यह बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। गलतियाँ, यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका है, तो ये भी गलत है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए, तो ये भी गलत है। आंसर इसका है तीसरा। अगला प्रश्न है, जैसे नेगेटिव में निष्क्रिय, पॉजिटिव में सक्रिय। जैसे अगला ये प्रश्न देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो निष्क्रिय एक नेगेटिव है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये पॉजिटिव है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक। आंसर इसका बनेगा बी सी डी। जैसे खाली स्लेट, कोरी पट्टियां, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, हर साल सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। खाली स्लेट ये नेगेटिव वर्ड्स है। छोटे वयस्क के रूप में ये भी गलत है। निष्क्रिय अनुकारक ये भी गलत है। तो पॉजिटिव आंसर है इसका सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है। पॉजिटिव में बच्चे के विचार, मातृभाषा, ये पॉजिटिव होते हैं। जैसे यह
इस प्रकार का प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों को समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो गलत बताना है तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, अमान्य नहीं उसको मान्य करना चाहिए। पॉजिटिव वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये पॉजिटिव वर्ड्स होती हैं। जैसे ये प्रश्न है, इसे देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्त चालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो वास्तविक जीवन से जोड़ना दूसरा इसका सही आंसर है। लैंगिक असमानता नेगेटिव वर्ड्स में आती है। जैसे कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? इसको कहते हैं जेंडर पक्षपात। पॉजिटिव में जिज्ञासा, प्रश्न पूछना, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने, ये नेगेटिव है। वे कक्षा में अनुशासन बनाना भी नेगेटिव। वे सभी उपस्थिति में नियमित, ये भी गलत। आंसर इसका है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। पॉजिटिव में जैसे प्रोत्साहित और नेगेटिव में हतोत्साहित। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहभाग, अधिगम और समवयस्कों से सीखना। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल वर्ड्स ये नेगेटिव है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। अब दो चेक करते हैं, पहला और तीसरा, जिनमें से कौन सा सही है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए, निरुत्साहित नेगेटिव है। आंसर इसका बनेगा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पॉजिटिव में बच्चा, जैसे जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। क्या व्यवस्था फेल हो गई है? समावेशी कक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये पॉजिटिव्स हैं। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित। ये नहीं होना चाहिए।
नेगेटिव में रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा। जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग करना ये होना चाहिए। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना भी होना चाहिए। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए अमूर्त पढ़ाई। आंसर इसका है पहला। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती, ये गलत है। नियमों की जानकारी से निखरती है, ये गलत है, ये गलत है। भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, नियमबद्ध व्यवस्था है। बहुभाषिकता। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए वैध जटिल होती हैं, जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी एक संसाधन के रूप में होती हैं। पॉजिटिव पोर्टफोलियो से प्रश्न आता है, जैसे अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो पर। विभिन्न संदर्भ। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, तीसरा। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दें। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी?
उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, रटकर याद नहीं करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता तो आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की क्लासें जारी हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी तक सीटेट की तैयारी नहीं की थी तो जो हमारी पुरानी क्लासें डली हैं यूट्यूब पर वो देख लें, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी परिवार की ओर से नमस्कार, शुक्रिया।